बीजेपी के सामने एक के बाद एक मुश्किल आकर खड़ी हो गई है और विपक्ष भी हर बात पर लाकर मुश्किलें खड़ी कर देता है। अब बीजेपी ऐसे में बेचारी करे भी तो क्या करे। अब देख लीजिए कि नए अध्यक्ष का चयन करना है, लेकिन एक और मुश्किल आकर खड़ी हो गई है और अब उस मुश्किल की काट आखिर ढूंढे भी तो कैसे ढूंढे, क्योंकि राहुल और अखिलेश ने आकर ऐसा पेच फंसाया कि अब बीजेपी के सारे नेता काट ढूंढने में जुट गए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। बैठकों के बाद बैठक, 4 घंटे 5 घंटे की मैराथन बैठक बीजेपी के भीतर चल रही है। सिर्फ किस लिए कि बीजेपी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव कर सके कि आखिर किसे बीजेपी पार्टी की कमान देनी है। आरएसएस से लेकर बीजेपी के तमाम नेता इस बैठक में शामिल हैं, लेकिन उसके बाद भी नया अध्यक्ष कौन होगा यह चुन नहीं पा रहे हैं। और उसके साथ में ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ऐसा दांव चला है कि अब बीजेपी जिन नामों पर चर्चा कर रही थी वो नाम भी उसे छोड़ने पड़ गए और अब ढूंढ रही है कि दूसरे किसी नाम पर चर्चा की जाए। अब यह पासा आखिर क्या फेंका है बीजेपी के लिए राहुल और अखिलेश ने, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि आखिर बैठक में मौजूद कौन कौन था। तो बैठक में आरएसएस और बीजेपी के नेता मौजूद रहे, जिनमें राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहे, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहे और आरएसएस की तरफ से आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले रहे और साथ ही संयुक्त सचिव आरएसएस के अरुण कुमार मौजूद रहे। बैठक मैराथन तौर पर चली, 5-5 घंटे की बैठक, लेकिन उसके बाद भी नाम फाइनल नहीं हो पाया। अब सोचिए कि जो बीजेपी एक एक बैठक में अपने निर्णय फाइनल कर देती थी और तुरंत फैसला ले लेती थी, आज उसे एक के बाद एक बैठक, और वो भी कई कई घंटे की बैठक करनी पड़ रही है, लेकिन फैसला फिर भी नहीं ले पा रही है। क्योंकि अखिलेश और राहुल गांधी हर बार लाकर ऐसा फंसाकर छोड़ते हैं कि ऐसा मानिए कि जैसा संसद भवन में राहुल गांधी ने चक्रव्यूह को लेकर बयान दिया था, अब हर बार राहुल गांधी एक चक्रव्यूह बना देते हैं और अखिलेश एक बार चक्रव्यूह बना देते हैं और बीजेपी के नेता आकर उसमें फंस जाते हैं। अब चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए तो अब योद्धा ढूंढना पड़ता है बीजेपी को कि कौन योद्धा होगा जो चक्रव्यूह तोड़कर हमें बाहर निकाल कर लाएगा, लेकिन ऐसा योद्धा अभी मिल नहीं रहा है। अब इसके पीछे के कारण क्या है वो भी आपको बताऊंगा। अब देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो फैक्टर है जिससे बीजेपी को डर लग रहा है, आखिर वो फैक्टर है क्या, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि आखिर अध्यक्ष का चुनाव कब तक बीजेपी को करना है, कि चक्रव्यूह में तो फंसी हुई है, लेकिन उस चक्रव्यूह से निकलने की आखिरी तारीख क्या कुछ है और उस तक कैसे निकलेगी, या जल्दबाजी में ऐसे ही दाएं बाएं करके तो नहीं निकल जाएगी, ये तमाम सवाल हैं। तो आखिर अध्यक्ष का चुनाव कब तक करना है बीजेपी को? 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक होनी है। 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक बीजेपी का नया अध्यक्ष 31 अगस्त से पहले चुना जा सकता है, यानी कि उस बैठक से पहले पहले अध्यक्ष को चुनना होगा और उस अध्यक्ष को 31 अगस्त से पहले पहले चुना जा सकता है। अब एक और इसमें बड़ी बात, अटकलें यह भी लगाई गई कि बीजेपी के प्रदेश संगठनों को में भी जो है अध्यक्ष का या तो बदलाव करना है या अध्यक्ष चुनने हैं। कई जगह पर अध्यक्ष के जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है जो राज्य स्तर पर है, तो उन राज्य स्तर पर भी जो है प्रदेश अध्यक्ष को चुनना है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो है अपने बीजेपी प्रदेश संगठनों के चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में कम से कम आधे राज्यों के चुनाव तो संपन्न करा लिए जाएं, यानी कि तमाम राज्यों में होने हैं तो उनमें से कम आधे राज्यों के चुनाव तो संपन्न करा लिए जाएं और उसके बाद इतने किसी को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाए और बाद में जब स्थिति ठीक सी दिखे, जब चीजें लगे कि सामान्य है, तो फिर उसी को पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दे दी जाए। ऐसा अभी अटकलें हैं, लेकिन 31 तारीख से पहले पहले अध्यक्ष चुनना है। देखिए, जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो पहले खत्म हो चुका है, उसके बाद उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया। अब वो जो आगे बढ़ाया गया
वो समय सीमा भी समाप्त होने जा रही है। तो ऐसे में उस सीमा के समाप्त होने से पहले पहले जो है अध्यक्ष को चुनना होगा। अब ऐसे में चुने किसे, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब किस किस नाम पर चर्चा चल रही है यह भी आपको बताता हूं। जिन दिग्गजों के नाम पर चर्चा है वो सब केंद्रीय मंत्री हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में मौजूद हैं। और जो मंत्रिमंडल में मौजूद हो उसे संगठन की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। इसके पीछे कई फैक्टर हैं। एक तो यही कि मतलब बीजेपी ऐसे डबल बोझ जो है वो नहीं डालना चाहती, या बाकी पार्टियां भी नहीं डालना चाहती। और दूसरा यह भी रहता है कि अगर कोई कैबिनेट की जिम्मेदारी संभाल रहा है तो उसके ऊपर वैसे ही बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो फिर संगठन पर वो ध्यान नहीं दे पाता। यानी कि दोनों में से एक जगह तो वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में जो है जिन जिन नामों पर चर्चा है वो सब मंत्रिमंडल में है, तो फिर ऐसे में उनको जिम्मेदारी कैसे दी जाएगी। अब देखिए इसको लेकर क्या है, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चर्चा चल रही है, मनोहर लाल खट्टर के नाम पर चर्चा चल रही है, दोनों मंत्रिमंडल का हिस्सा है। जेपी नड्डा, ये सोचा जा रहा है कि अभी भी वही है, फिर से उन्हीं को बना दिया जाए, लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा। राजनाथ सिंह को लेकर चर्चा चल रही है, वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा। इससे पहले भी राजनाथ सिंह जो है केंद्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं 2014 से पहले। तो उस समय पर ही उन्होंने ही ये मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी का नाम सुझाया था उस समय पर प्रधानमंत्री पद के लिए, राजनाथ सिंह नहीं। तो ये भी जो है मंत्रिमंडल का हिस्सा। देवेंद्र फडणवीस, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा तो है, डिप्टी सीएम भी है। अब अनुराग ठाकुर के नाम पर भी चर्चा चल रही है। हाँ, इस नाम पर यह हो सकता है कि संभावनाएं ज्यादा बन जाएं, क्योंकि अनुराग ठाकुर के पास इस समय पर कोई और अतिरिक्त भार नहीं है, किसी और जिम्मेदारी ऐसी नहीं है, मंत्रिमंडल का हिस्सा वो नहीं है, तो हो सकता है कि उनके नाम पर मुहर लग जाए। लेकिन अध्यक्ष को लेकर आरएसएस और बीजेपी आखिर चाहते क्या है, वो क्या चाहते हैं कि कैसा अध्यक्ष उनका होना चाहिए, तो उसको लेकर बीजेपी और आरएसएस का यह मानना है कि जमीन पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए जिस नेता की, उसी को जो है बीजेपी की कमान दी जाए। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान इन सारे नेताओं में सबसे ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो। इन सारे नेताओं में शिवराज सिंह चौहान की जमीनी स्तर पर पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। दूसरा, आरएसएस के करीबी भी हैं शिवराज सिंह चौहान और एक लंबा अनुभव भी है। अब ऐसे में लेकिन वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा और उनके पास कृषि मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी है। अब ऐसे में उनको पार्टी अपने अध्यक्ष की कमान दे, यह बड़ा मुश्किल हो सकता है। वैसी स्थिति जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के साथ भी बनती है, जमीनी स्तर के नेता हैं लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा है। अब एक और दूसरा जो फैक्टर है, अनुराग ठाकुर को लेकर यह स्थिति नहीं बनती, लेकिन जमीन पर उनकी पकड़, हाँ हिमाचल प्रदेश में उनकी पकड़ अच्छी है या बाकी जगहों पर भी ठीक ठाक है, लेकिन शिवराज सिंह के बराबर उनकी पकड़ नहीं है। दूसरा जो है, यह भी एक फैक्टर चल रहा है कि हो सकता है कि ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण को ही जगह दे दी जाए, लेकिन इसमें तमाम समस्याएं हैं। लेकिन ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? क्योंकि जेपी नड्डा ब्राह्मण है, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, तो यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को जो है जिम्मेदारी दे दी जाए। उसके पीछे एक और कारण यह भी कि जमीनी स्तर पर वो भी मजबूत नेता हैं, प्रधानमंत्री की पसंद है और आरएसएस के भी पसंद देवेंद्र फडणवीस है, यानी कि उनके करीबी हैं। आरएसएस में जो है करीबी रिश्ता देवेंद्र फडणवीस का रहा है, तो यह भी एक फैक्टर जो है वो माना जा रहा है। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण वोट बैंक है, तो यानी कि उसको साधने की जो है कोशिश वो पूरी की जा सकती है। अब ऐसे में ब्राह्मण वोट को साधने की जो कोशिश है वो पूरी की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अगर ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण को दे दी जाएगी तो क्या बाकी जो फैक्टर हैं, ओबीसी या बाकी जो है वो नाराज नहीं होंगे क्या? तो इसके लिए भी एक और मजबूत स्थिति बीजेपी ने ये बनाई है कि ओबीसी के तौर पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उनकी कैबिनेट में जो है तमाम मंत्रियों को जो है ओबीसी जो कोटे से आते हैं उनको जगह दी गई है। और फिर ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण बैठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ओबीसी या किसी दलित से छीनकर ब्राह्मण को दिया जा रहा हो या किसी अन्य जाति को दिया जा रहा हो, तो इसलिए ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अभी तक बीजेपी का इतिहास यह कहता है कि जिन नामों पर मीडिया चर्चा करती है उनका पत्ता तुरंत काट दिया जाता है और कोई अलग से ही नाम चुना जाता है। अभी तक मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नामों पर ऐसी चीजें देखी गई। मोहन यादव कोई चर्चा नहीं कर रहा था, साथ ही भजन लाल कोई चर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से नाम निकलकर सामने आया।
ऐसी और भी तमाम जगह पर ऐसी स्थिति देखी गई है। एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये कि महिला को लेकर भी चुना जा सकता है। अब महिला को आखिर क्यों चुना जा सकता है, उसके पीछे का फैक्टर यह है कि जब 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे तो तब तक महिला आरक्षण लागू हो चुका होगा। अब ऐसे में बीजेपी इस फैक्टर को यह मजबूत तरीके से दिखा सकती है कि देखिए, महिला सशक्तिकरण के तौर पर हम महिला को जो है जगह दे रहे हैं और हम महिलाओं को जो है बढ़ा रहे हैं, और अभी तक बीजेपी की अध्यक्ष के तौर पर कोई भी महिला नहीं रही। तो हो सकता है कि इस बार महिला बनाकर एक नया कीर्तिमान खड़ा कर दे। वैसे भी स्थिति जो है बीजेपी की बड़ी कमजोर है, तो ऐसे में कुछ स्थिति को मजबूत करने के लिए और आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी महिला को चुनावी मैदान में यानी कि अध्यक्ष के तौर पर चुनाव में रख सकती है और अध्यक्ष बना सकती है। इसके पीछे एक और फैक्टर यह भी माना जा रहा है कि अभी तक जो बीजेपी को देखा गया कि स्मृति ईरानी चाहे चुनाव जीती या नहीं जीती, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं। इस बार भी चुनाव हार गई हैं, तो हो सकता है कि स्मृति ईरानी को जो है बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए। खैर, वो उस लायक है या नहीं है वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन बनाया जा सकता है, ये एक संभावना है। उनके लिए हो सकता है इसी तरह से जमीन तलाश ली जाए या उनके लिए जगह बड़े स्तर पर एक पद के तौर पर बना ली जाए, ये माना जा रहा है। अब इसी के साथ जो है सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कमजोर मोदी है और आरएसएस इस बार मजबूत स्थिति में है। उसके पीछे कारण यह है कि लोकसभा चुनाव आप याद कीजिए, जेपी नड्डा ने किस तरह से कहा कि अब तो हमारा संगठन मजबूत हो गया, आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम चुनाव खुद लड़ लेंगे। लेकिन स्थिति क्या हुई, महाराज 303 से टूटकर 240 पर आ गए। अब सोच लीजिए आप, अब 240 पर सिमट जाना बीजेपी की कमजोर स्थिति को बताता है। और जो फीडबैक निकल कर आया तब भी यही आया कि भैया संगठन कमजोर है, इसीलिए चुनाव में ऐसी स्थिति हुई है। और आरएसएस की वजह से ही, चाहे 2014 का चुनाव हो या 19 का हो या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर हो, आरएसएस चुनावी मैदान में साथ आया, चुनाव लड़वाया, तभी बीजेपी मजबूत स्थिति में आई है। तो ये भी अब ऐसे में जो ये माना जा रहा है वो इसलिए कि ऐसे में ये हो सकता है कि मोदी की जो पसंद हो उसको तरजीह ना दी जाए, आरएसएस की जो पसंद हो उसको तरजीह दी जा सकती है। तो महिला जो बनाने की बात चल रही है उसको लेकर यह स्थिति मानी जा सकती है कि स्मृति ईरानी का पत्ता इस तरह से कट जाए। लेकिन अगर बात हम दूसरी तरफ करेंगे तो हाँ, यह हो सकता है कि जो आरएसएस पसंद कर रहा है वही पसंद मोदी की निकल जाए, तो हो सकता है कि दोनों का मैच हो जाएगा तो आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो राहुल और अखिलेश का जो फैक्टर है उसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। इन सारे नामों पर वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी राहुल और अखिलेश के फैक्टर को कैसे काटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि पीडीए फॉर्मूला अखिलेश और राहुल ने लागू कर दिया। और अब ये पीडीए फॉर्मूला क्या है, पी यानी कि पिछड़ा, डी यानी कि दलित और ए यानी कि अल्पसंख्यक। और इसमें उन नेताओं ने एक और चाल चल दी, उन्होंने कहा कि ए का मतलब दो हैं, ए का मतलब अगड़ा भी है और अल्पसंख्यक भी है। यानी कि जहां अभी तक अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी एम वाइज समीकरण के आधार पर पूरी राजनीति करती थी, यानी कि मुस्लिम और यादव, और इस आधार पर 10% उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो यादव, 20% मुस्लिम, तो 30% वोट के आधार पर पूरी राजनीति करती थी समाजवादी पार्टी। बाकी छिटपुट वाला जो वोट है वो आकर मिल जाता था, तो वो 35% के आसपास की राजनीति उनकी हो जाती थी। लेकिन पीडीए का फॉर्मूला अपनाने के बाद 90% जो वोट बैंक है उस पर साधने की कोशिश कर ली, और पीडीए के आधार पर ही इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कारनामा हो गया। अब इसका असली मतलब और आपको बताता हूं कि देखिए 30% तो पहले से है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास, इंडिया गठबंधन के पास उत्तर प्रदेश में। अब पीडीए का मतलब पिछड़ा में जो है, जो ओबीसी फैक्टर है उसमें सिर्फ यादव की बात नहीं कर रही है, बाकी जातियों की भी बात कर रही है। उसमें कुर्मी की बात हो रही है पीडीए के फॉर्मूले के आधार पर, उसमें कुर्मी की बात हो रही है, मौर्य की बात हो रही है उसमें, और जो बाकी जाति आती है उन सब की बात हो रही है, जैसे पाल की बात हो रही है, लोधी, कहार, कुर्मी, कुशवा, सैनी, जाट, सारे जातियां उसमें आ गई हैं। और दूसरी तरफ दलित में भी सिर्फ गैर जाटव की बात नहीं हो रही है, बाकी सब की बात हो रही है। तो इस आधार पर 90% को जो है साधने की कोशिश कर ली,
और नजर सिर्फ पीडीए तक नहीं है अखिलेश यादव की, नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर भी है। अब आप देखिए कि विधानसभा में क्या किया है, माता प्रसाद पांडे को जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अब पांडे जनरल कैटेगरी यानी कि ब्राह्मण वोट पर सीधा साधा असर। अब ऐसा सिर्फ इस बार नहीं हुआ, 2004 में भी मायावती ने ऐसा ही किया था। उन्होंने अपनी पार्टी में जाने माने वकील सतीश मिश्रा को पार्टी में लेकर आई थी और एक छवि यह बनाने की कोशिश की गई थी कि दलित और ब्राह्मण नजदीक आ रहे हैं, भाई भाई हैं, साथ साथ आ रहे हैं। यह एक छवि बनाने की कोशिश की गई थी और उसी आधार पर जो है अब अखिलेश यादव चल रहे हैं, माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाकर विधानसभा के भीतर। अब ऐसे में जो पीडीए फॉर्मूला है इसकी काट बीजेपी को नहीं मिल रही है कि अगर ब्राह्मण को पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं तो बाकियों का क्या करें, ओबीसी को बना देते हैं तो बाकियों का क्या करें। ये पीडीए फॉर्मूले को कैसे फिट करें कि चलिए ब्राह्मण को अगर अध्यक्ष बना दिया, ओबीसी प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन बाकियों का क्या करें। वैसे भी जो है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम आरोप बीजेपी पर लगते रहते हैं। स्टूल वाले मंत्री तक कहा गया उन्हें कि स्टूल पर बैठाया जाता है, कुर्सी नहीं दी जाती है बीजेपी में उनको। तो ऐसे तमाम आरोप बीजेपी झेल रही है। अब ऐसे में जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लाकर पीडीए पर फंसा दिया है, इसी का यह कारण है कि 4 घंटे 5 घंटे की मैराथन बैठकें चल रही हैं और बीजेपी अपना अध्यक्ष जो है फाइनल नहीं कर पा रही है। यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और अब देखना यह होगा कि आखिर क्या 31 अगस्त से पहले फाइनल कर लेती है या नहीं कर लेती है, और कर लेती है तो किसको जो है वो बनाती है अपना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और सबसे बड़ी बात यह कि अब यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर कब तक ये सारी चीजें फाइनल हो जाती हैं, कैसे इस पीडीए वाले चक्रव्यूह को तोड़कर कौन सा योद्धा है जो इस चक्रव्यूह को तोड़कर बीजेपी को बाहर निकाल कर लाएगा और विपक्ष की काट ढूंढ लेगा, जो अभी आसान नहीं लग रहा है। उपचुनाव भी हैं, उसके बाद 4 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव भी होने हैं, वो भी बीजेपी की नजर में है। फिर अगले साल जो है 2 राज्यों में बिहार और दिल्ली में चुनाव है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, इन सारी बातों पर असर करेगा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी, अगले साल 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो उपचुनाव होने हैं उन पर भी तो एक बड़ा असर जाएगा। तो बीजेपी इसलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पीडीए वाले चक्रव्यूह में आकर फंस गई है। और आप क्या सोचते हैं कि इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगी? क्या पीडीए के फॉर्मूले को तोड़ पाएगी? और आखिर कौन है जो बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? और बीजेपी की स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।